हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज कर लेते हैं अपना साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट। तो पूरा तो नहीं होगा, आज मैं आपको फिज़िक्स कराऊंगी खाली। तो आज हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि, क्योंकि अगर हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करेंगे ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये क्लास। तो मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा आपका समय हो, तो थोड़ा करते हैं, बाकी केमिस्ट्री कल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सामान्य विज्ञान और भारतीय कृषि वाला ये पोर्शन है। और अगर इससे पहले आपने क्लासेस नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हो। मैंने 3 क्लासेस में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करवाई है, एशियन, मिडवल और मॉडर्न। इसके साथ मैंने आपको ज्योग्राफी 2 क्लास में कंप्लीट कराई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इसके साथ ही मैंने आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी कंप्लीट करा दिया है एक वीडियो पे, एक क्लास में। और एक क्लास में मैंने आपको जनसंख्या और नगरीकरण यानी कि अपना पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन दोनों कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो आज ये आपका साइंस वाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आज इसमें कर लेंगे फिज़िक्स को, ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान। तो अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा अगर जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही साथ मैंने अपना टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी विद अनु के ही नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो जिसको भी पीडीएफ की नीड है, अब मैं वहाँ से पीडीएफ की नीड आपकी पूरी कर सकती हूँ, मतलब दे सकती हूँ आपको। अभी तक तो मैं पीडीएफ नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वहाँ पर जाके मैसेजेस करने होंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ताकि आपको पीडीएफ भी मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मात्रक इकाई एवं भौतिक राशियाँ। कैंडेला किसकी एसआई इकाई है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की जो एसआई इकाई है, ठीक है। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है ये एक अदिश राशि है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है धुआं, ठीक है। अब बात करते हैं मात्रा और एसआई मात्रक की। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। लेंस की क्षमता है डायप्टर। ऊष्मा का है जूल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता है बैक्यूरेल में। दाब का एसआई है पास्कल। शक्ति बल का है न्यूटन। तापक्रम का है आपका केल्विन, ठीक है। ऊर्जा का है आपका जूल, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक है जूल। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर का। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। सदिश राशि है विस्थापन। माप की एक इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जे। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर, यानी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यंत्र का नाम। तो यंत्र का नाम एनेमोमीटर वायु की गति नापते हैं। एमीटर से हम विद्युत धारा नापते हैं। टैकोमीटर से घूर्णन की गति नापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप नापते हैं। वायु की गति नापी जाती है एनेमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है वर्ग मील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राशि और इकाई देख लेते हैं। उच्च वेग की इकाई है मैक। तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। दाब की इकाई है पास्कल। ऊर्जा की इकाई है जूल। त्वरण राशि है मीटर सेकेंड स्क्वायर की। बल राशि है न्यूटन की। कृतकार्य है जूल का। और आवेग है आपका न्यूटन सेकेंड का। क्यूसेक है द्रव प्रवाह की दर। बाइट है कंप्यूटर की। रिएक्टर है भूकंप की तीव्रता। और बार है आपका दाब का, ठीक है। तरंग दैर्घ्य है ऑंगस्ट्रॉम। ऊर्जा है जूल। ध्वनि की तीव्रता का है डेसिबल। आवृत्ति का है हर्ट्ज, ठीक है। वॉट है आपका शक्ति का। नॉट है समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील है नौ संचालन की दूरी से। और कैलोरी आपकी ऊष्मा से संबंधित है, ठीक है। वेक्टर परिमाण आपके बल से संबंधित है। विभिन्न मापक यंत्र की बात करें तो अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम अर्थात नापे जाते हैं परमाणु घड़ी के द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण ताप मापी को, ठीक है। आगे
पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर से प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वो है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। अमीटर है विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर है सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर है दाब, स्प्रिंग तुला है भार। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। स्फेग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए होता है और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। एनेमोमीटर वायु वेग के लिए होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए होता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए होता है और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथम से। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो ये माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय गति दर को। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं पराश्रव तरंगे। एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है और अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति आपकी ये होगी। रॉकेट इस सिद्धांत पर कार्य करता है गति के संरक्षण पर। विशेषताएं और कर देख लेते हैं। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का भिन्नता चार्ज है। क्वार्क का भिन्नतात्मक स्पिन है। पोसिट्रॉन का इलेक्ट्रिकल स्पिन है। बोसॉन का। एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है अप्रगामी और अनुपस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम दिया था न्यूटन ने। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है और जल में इसका भार कितना होगा? 0 होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वो भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वो है आयतन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से रखे जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। रॉकेट काम करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा। वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा। वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो होता है जब जितना है उसका चौथा भाग। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है
किसी वस्तु का भार यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो वो उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है जब जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और किसी लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार कितना होगा, तो 0 होगा। मानव शरीर पर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा, यदि वो किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वो एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वो रूप जो विद्युत धारा में परिवर्तित होता है गतिज ऊर्जा है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार 0 हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वो ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। स्थूल पदार्थों के गुण। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर। एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वो कुछ ऊपर उठता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक। ध्वनि एवं तरंग गति। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 1000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकेंड। दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकेंड। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल अनुमानित योग्य शोर स्तर है। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनी ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिससे प्रत्येक की एक अस्मिता होती है ध्वनिग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मांडुलम। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है अवरक्त व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डेसिबल से अधिक। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन, संवहन एवं विकिरण। ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। पराश्रय वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रय तरंगों का। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। ये प्रपंच फिनोमिनॉन उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो है 16.5 मीटर। ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। उनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ये सभी गुण पराश्रय तरंगों में होते हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें।
किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के लिए ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुरणन। रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है रडार का। वो तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है पराशव तरंग। वो तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है पराशव तरंग। वो तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है पराशव तरंग। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है वायुकिरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं ऊर्जा से। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती है ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। ऊष्मा व ऊष्मागतिकी। ऊष्मा का अच्छा चालक है लोहा। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का मान समान है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है। आप आंसर देख सकते हो, ठीक है। वाष्पीकरण की दर से के घटने पर बढ़ती है आर्द्रता। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों में भी कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम गामा बीटा और अल्फा है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ ऊपरी सतह के नीचे पानी आता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिर के 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। शीशे की जड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है जल। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा ठीक 1 मिनट। जल का क्वथनांक 373 के होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 के होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 के होता है और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 233 के वन होता है। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखे तो कमरे में तापमान बढ़ेगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो पहले ये हल्का लाल चमकता है फिर सफ़ेद और अंत में हो जाता है नारंगी। वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी है रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण है केंद्र से हट जाने वाला बल। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वो है गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी यानी कि पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। बर्फ़ के 2 ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ़ का एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ़ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। 2 पानी की छोटी बूंदें बिंदुक एक दूसरे से संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। प्रकाश। पानी की सतह पर तेल की एक बूंद डालने पर वो दिन के उजाले में रंगीन दिखाई पड़ती है। इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। सुबह और शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो ये लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना है प्रकाश का प्रकीर्णन।
स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है अपवर्तन। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है अधिक गति। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण। ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताजा बल्ब से ढकी भूमि। दो एक जैसे बल्ब को प्रकाश जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी समानांतर क्रम में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है विकिरण का अपवर्तन। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वो जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश। दूरदृष्टि डोज से प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट। हम क्रम में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं सौर सेल। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती अक्षप्त रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, वो है 55,000। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो है नतोदर दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीले और हरे रंगों के बीच में। दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते वस्तुओं से एक्स विकिरण किरण का। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के स्करण के कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश से। पेंसिल तरीके एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आंख में अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है ग्रेफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो है एट्रापिन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबोई की क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभावों के कारण। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है और इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। वो प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है वो है डॉपलर का प्रयोग। विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक
मतांक 220 वॉट से 220 वोल्ट से 200 वॉट। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति होती है 50 वॉट। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। बिजली के सर्किट में फ्यूज की व्यवस्था इस प्रकार से होती है श्रृंखला श्रेणी में। एक सिलगियारा सुरंग में 200 वॉट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत होगी 72 यूनिट। भूरे, हरे, काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा है 1 एम्पियर। विद्युत की इस्त्री, प्रेस, हीटर, विद्युत की केटली आदि तत्व एलिमेंट से बनी होती है नाइक्रोम। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक है जर्मेनियम। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपोचयन का अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पे घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो है मोटर। सिलिकॉन और जर्मेनियम है अर्धचालक। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हों समान विभव पर। किसी अतिचालक के द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कार्य है डायनेमो का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो होता है एलईडी। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता एल्युमिनियम। कुंडली कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। स्थायी चुंबक बनते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थों से। नाभिकीय भौतिकी। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है होता है संवर्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम में। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलाता है वो है एक ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम सुर्खियों में रहा अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता कैल्शियम का। भारत का परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपी पेटी में अवस्थित है वो है नरौरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा कर्नाटक। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनर्जी में सदस्य देशों की संख्या है 48। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनकी टोकामैक डिजाइन होती है वे है नाभिकीय संलयन रिएक्टर। अब आ जाते हैं विविध पे। तो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 और इस तत्व का नाम है सिलिकॉन। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है SN। इटली के भौतिक शास्त्री गुगली एल्मो मार्कोनी के द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया रेडियो का। 1919 में जीब्रॉड शाह ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था स्कूटर का। 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किया लिफ्ट का। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है 20%। विकिरण के लिए जरूरी नहीं है माध्यम। हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम है ईश्वरी कण, गॉड पार्टिकल।
मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण को। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पे खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे कार में रहना। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती है कठोर एक्स किरणें। एपीकल्चर मधुमक्खी से है, सिल्वीकल्चर में सहतूत के वृक्ष है, विटीकल्चर में अंगूर आता है और पीसीकल्चर में मछली पालन आता है। रेन प्रूफ वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण होता है उसका पृष्ठ तनाव। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के अंदर स्थल चली जाती है जहां पानी 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है एक खिलाड़ी के द्वारा फुटबॉल को किक करना। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक कुचालक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया है कंप्लीट हमारा फिजिक्स और अब हम केमिस्ट्री करेंगे कल की क्लास में। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई हो वो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप मेरा स्टडी विद एनू का टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी विद एनू नाम से ही है, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। चलिए मिलते हैं कल, और कल हम केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।